जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट का इंटरफेस के मुताबिक होगा। जैसा इंटरफेस होगा वैसा ही आपको उसका मैसेज मिलेगा। और हर ऑब्जेक्ट का जो इंटरफेस है वो वेल डिफाइंड है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इंटरफेस होगा वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, आपको पहले से बता दिया जाएगा कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट से बात करनी है या इसको मैसेज पास करना है तो किस किस्म का इंटरफेस आपको दिया गया है। ये जो वेल डिफाइंड इंटरफेस है इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो हम देख लेंगे, इसका मतलब क्या है वेल डिफाइंड इंटरफेस का। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर आपका तो जो इंटरफेस है वेल डिफाइंड नहीं है कि जब मैंने आपको मैसेज पास करना है तो मुझे नहीं पता कि आप क्या रिस्पॉन्स करोगे। लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंस के अंदर या आप लैंग्वेज में कोई ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास उसका जो इंटरफेस है वेल डिफाइंड होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइक चलाता है तो उसको ये पता होगा कि उसका जो इंटरफेस है किस किस्म का है। अगर कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो उसको पता है कि उसका इंटरफेस किस किस्म का है। तो रियल लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके इर्द गिर्द हैं उनका इंटरफेसेस आपके साथ बड़ा क्लियर डिफाइन है। ठीक है, और उसी इंटरफेस के थ्रू बहुत सारी डिटेल हाइड की गई है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम गाड़ी एग्जांपल भी दी थी, गाड़ी के अंदर जो आपको इंटरफेस मिलता है उसके थ्रू बहुत सारी डिटेल जो है वो हाइड की होती है। या कैलकुलेटर है, इसमें जो आपको इंटरफेस मिलता है तो ये ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होते हैं ये आपसे हाइड है और ये इंटरफेस आपको मिला हुआ है। अगर इस इंटरफेस में से मैं ये जो स्क्वायर का इंटरफेस निकाल दूं तो क्या होगा। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है कैलकुलेटर का ये डिवाइड कर सकेगा, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और प्लस कर सकेगा। तो ये इसको कहते हैं वेल डिफाइंड इंटरफेस। वेल डिफाइंड इंटरफेस। ओके, इसी को आप मैसेज पास करेंगे और इसी से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मैसेज पास आपने किया 7 प्रेस करके, आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे 7 मिल जाएगा। ओके, सर इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन का बेसिक डिफरेंस इंटरफेस की है? नहीं दोनों में मतलब आप हम समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब ये है, हम ये बात करते हैं कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर की हुई है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमसे हाइड है। ठीक है, लेकिन जब इनकैप्सुलेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपने अपना बिहेवियर और अपनी इन्फॉर्मेशन दोनों इनकैप्सुलेट किए हुए हैं। बिहेवियर भी आप इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में बात करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन में हम नॉर्मली बात करते हैं कि आपका जो डेटा है वो हमसे हाइड है। इनकैप्सुलेट में होता है कि जो भी आपका बिहेवियर है, आप जैसे खाते हो, जैसे चलते हो, जैसे एग्जाम देते हो, जैसे अटेंडेंस यहाँ पे आते हो, सर ये मतलब सारा का सारा इंक्लूडिंग ऑल द फंक्शन। एंड द डेटा इनकैप्सुलेट इन वन ऑब्जेक्ट, वो इनकैप्सुलेट होता है। और जब भी आपने उससे यस। वो लेना है, आउटपुट लेनी है, तो आप वो इंटरफेस के थ्रू उसके साथ मैसेज पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल बात की थी कि सिक्के के 2 रुख हैं। एक रुख तो ये है कि आपका हेड है और एक रुख टेल है। तो आप यही बात कर लें कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके भी 2 रुख हैं। एक रुख हमने देख लिया वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग का या इनकैप्सुलेशन का है। ठीक है, ये दोनों हमने बात की कि तकरीबन सेम चीज़ें हैं, सिनोनिम इस्तेमाल होते हैं। और हम फिर मैसेज पासिंग के थ्रू या फिर हम इंटरफेस के थ्रू इन मालूमात को उस ऑब्जेक्ट से हासिल करते हैं। इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है, मैसेज पासिंग हम करते हैं तो मालूमात हमें मिल जाती है। सो दिस सीम्स लाइक अ कंप्लीट स्टोरी। तो नो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन एंड हाउ डज इट रिलेट टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन जो है ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसका तल्लुक ऊप के साथ भी है, लेकिन इसका तल्लुक आपकी डेली लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा है। डेली लाइफ के साथ इसका तल्लुक बहुत ज़्यादा है। और जाहिर है अगर कोई चीज़ बेनिफिशियल है डेली लाइफ के अंदर तो उस प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल है एब्स्ट्रैक्शन का, उसको हम ऊप में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऊप से मुराद आपको फिर से मैं बता दूं, ऊप से मुराद होगी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस।
इन्हीं को हम ऊप कहते हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो हम एब्स्ट्रैक्शन को, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को डिजाइन करने में या कंसीव करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले देखते हैं डेली लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है। ये एक प्रिंसिपल है एब्स्ट्रैक्शन का, जिसके थ्रू हम अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं, जिंदगी में ईज लेके आते हैं। ठीक है, हम अपनी जिंदगी में कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू, कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहली एग्जांपल आती है लैंग्वेज, जो जुबान हम इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है? व्हाट इज अ लैंग्वेज? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्स होता है और डेस्टिनेशन होता है, और इसमें जो मीडियम है वो लैंग्वेज है। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब हम कुछ मुल्की मामला जब हल करते हैं, दो मुल्क आपस में बैठे हुए को मुल्की मामला हल करते हैं, तो वो डायलॉग कर रहे होते हैं, लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्बल या रिटन फॉर्म के अंदर। अब उन डायलॉग के थ्रू अगर वो डायलॉग कामयाब होते हैं तो क्या होता है, बाज़ औक़ात मुल्कों की बाउंड्रीज या बॉर्डर चेंज हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई जंग छिड़ी हुई रुक जाती है। यानी कि हमने एब्स्ट्रैक्शन कर लिया, हमने वो जंग की कम्प्लेक्स सूरत हाल थी, उसको हमने कुछ उसकी डिटेल देख के, उसकी डिटेल लेके, उसकी उसकी हमने कुछ रेलेवेंट चीज़ें लेके उसको डिस्कस कर लिया, कुछ मामला डिस्कस कर लिए, और जिसके थ्रू वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें रिजॉल्व हो। ठीक है, हमने एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल को एब्स्ट्रैक्शन कर ली, उसको लैंग्वेज में बयान कर दिया, और जब वो लैंग्वेज में बयान हो गई तो हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल। मतलब आप कहते हो कि डायलॉग के थ्रू एक जंग टल गई, डायलॉग के थ्रू बाउंड्री चेंज हो गई, ये मसला डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। इसकी एक एग्जांपल मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, जब आप नंबर लिखते हो 1 2 3 4, तो आप एक काउंटिंग के निज़ाम को बता रहे होते हो कि आप काउंट कर सकते हो। मतलब आपने कोई एप्पल काउंट करने हैं, आपने कोई और फ्रूट काउंट करना है, पीपल काउंट करने हैं, पर्सन काउंट, पीपल काउंट करने हैं, आपने रूम काउंट करने हैं। तो आपके लिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है? आपको कि 1 रूम, 1 पीपल, 1 पर्सन, या 1 एप्पल या 3 एप्पल। ठीक है, ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्शन ही है। जब आप कहते हो कि 1 रूम, तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी को, जो एक कमरा होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी को आप एक लैंग्वेज की जुबान में बता रहे हैं, आसानी अपने लिए पैदा कर रहे हैं कि रूम नंबर 10 में जी आप चले जाए, रूम 10 में। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं उस आपका जाना, वहां पे रूम को खोलना, ठीक है, उधर जाके बैठना या उसको ऑक्यूपाई करना, ये एक मुश्किल सिस्टम है, मुश्किल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमने क्या कर दिया कि आप रूम 10 में चले जाए, ये आपके पास की है, और रूम 10 में चले जाए, हमने एब्स्ट्रैक्शन कर दी उसकी। ठीक है जी, तो डेली लाइफ में आप एब्स्ट्रैक्शन डील करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप इग्नोर करते हो इररिलेवेंट डिटेल को या प्रॉपर्टीज को या फंक्शंस को, कि किस कैसे जाना है, पैदल चलना है, ठीक है, आपने, ठीक है, बैग उठाया होगा अपने हाथ में, इस सब को आप इग्नोर करते हुए आप सिर्फ रेलेवेंट डिटेल के ऊपर बात करते हो। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। समझ आ रही है आपको एब्स्ट्रैक्शन क्या है? इसकी सबसे यस बड़ी यस। एग्जांपल मैथमेटिक्स। मैथ में अगर आप बात करते हो तो 1 2 3 तो आपने एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन आप जब थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ते हो, अलजेब्रा में आते हो, तो वहां पे भी आपको x y z, x प्लस y इक्वल टू z। अब ये x क्या है, y क्या है और z क्या है, इसके पीछे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, यहाँ पे भी हमने एब्स्ट्रैक्शन की होती है। लेकिन हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स को लिखते हैं और इररेलेवेंट डिटेल को इग्नोर करते हैं, उसके फीचर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शंस को। ठीक है, इसके थ्रू हम करते हैं अपनी दुनिया में मौजूद जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैनेज करते हैं, जो हमारी दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब अगर आप एग्जांपल ले ऊप के, अब ये तो एब्स्ट्रैक्शन का जनरल आइडिया हो गया। तो ऊप में हमारे पास क्या चीजें थी? ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, यही थी ना ऊप। और फिर इसके अंदर हमने प्रिंसिपल पढ़े थे इसके। यहाँ पे आपकी एब्स्ट्रैक्शन कैसे आपकी हेल्प करता है? और दी एब्स्ट्रैक्शन हेल्प यू इन ऊप।
जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं आपने इर्द गिर्द, ठीक है, आपने अपने इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट देखा है, तो अभी आपके पास लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है। इस लैपटॉप के कुछ फीचर्स हैं, इसके फीचर्स हैं, ठीक है। आप अभी आपके पास वो लैपटॉप है, इसके जो फीचर्स हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, मेक किस कंपनी ने बनाया हुआ है, मॉडल किस ईयर में बना हुआ है, प्रोसेसर कौन सा है इसका, और इसकी प्राइस क्या है, ठीक है, और इसका बिहेवियर क्या है कि ये स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टॉप है या क्लोज है, ठीक है, इसमें कौन सा प्रोग्राम ओपन है, करंट प्रोग्राम कौन सा है इसका, करंट प्रोग्राम, ये इसका बिहेवियर है, कौन सा चल रहा है। अच्छा, जब आप इस लैपटॉप को ही लेने गए थे, कभी आपने इसको बाय किया था, तो आपके जहन में कौन कौन से इसके फीचर थे, कौन कौन से बिहेवियर थे इसके। स्पीड, मतलब रैम, बिल्कुल, इसके अंदर मेमोरी, इसके अंदर रैम क्या आती है, मेमोरी क्या आती, ठीक है, इसका मेक एचपी का था, मॉडल किस ईयर में बना है, ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड क्या थी, इसकी प्राइस क्या थी, इसमें रैम कितनी है, ये सारे फीचर आपने देखे। ये जब आप उसको बाय करने जा रहे हैं तब ये रेलेवेंट फीचर होंगे, तब ये इसकी रेलेवेंट प्रॉपर्टीज होंगी। फिर आपने वहां इसका बिहेवियर देखा कि ये ऑन होता है, ठीक है, ये लैग करता है कि नहीं करता, लैग होता है कि वो रुकता तो नहीं है, लैग करता है कि नहीं करता, ऑन है कि नहीं है, स्क्रैच लेस है कि नहीं है, ये इसका बिहेवियर आ गया। जब आपने इसको बाय कर दिया और अभी आपके पास ये यूज में आ गया, तो आप इसके कौन कौन से फीचर और कौन कौन से बिहेवियर आप इसको समझते हो कि इसमें जरूरी है आपके पास, अभी कौन से फीचर आप इसके देखते हो, अभी आप देखते हो कि इसके कोई स्क्रैच तो नहीं पड़ा हुआ, स्क्रैच लेस है या नहीं है, ये देख लेते हो इसके ऊपर आप, ठीक है। अभी आप ये देखते हो कि ये ब्रोकन तो नहीं है कहीं से, आप जब इसको उठाते हो तो आप देखते हो कि ब्रोकन तो नहीं है। अभी आप देखते हो कि इसका बिहेवियर में देखते हो कि इसके ऊपर करंट प्रोग्राम आप कौन सा चला रहे हो, अभी आप क्या चीज में, या करंट प्रोग्राम की लिस्ट आपके पास कौन सी है। ये देखें, जिस एनवायरनमेंट में ये लैपटॉप जाएगा उसमें उसके फीचर्स और बिहेवियर, क्या यहाँ पे जरूरत है कि आप इसका मेक, मॉडल, प्राइस, रैम यहाँ पे आप सोचें जब आपके यूज में ये आ गया। अब आप सोचते हो इसके बारे में, नहीं सोचते, लेकिन जब आप बाय करते हो तो आपके जहन में, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एक ही ऑब्जेक्ट लैपटॉप का है, लेकिन जब वो दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाएगा तो हमें उसको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रेलेवेंट डिटेल को, और इररेलेवेंट डिटेल को इग्नोर करना पड़ेगा ताकि हम कम्प्लेक्सिटी मैनेज कर पाए उसकी। गॉट इट? यस सर। अब आप बात करते हैं, वही मैंने आपको कार एग्जांपल लास्ट टाइम शायद दी थी कि मुख्तलिफ डोमेन के अंदर जो कार का मॉड्यूल है, जो मुख्तलिफ डोमेन में कार का मॉड्यूल आपके पास आएगा, अगर वो कार का ऑब्जेक्ट, एक कार का ऑब्जेक्ट है, वो जब जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के पास तो उसकी डिटेल और उसका बिहेवियर और हो जाएगा। वही मॉड्यूल जब कार इंटर सिस्टम में जाएगा तो उसकी डिटेल और उसका बिहेवियर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे हमें जरूरत है कार की प्राइस कितनी है रेंटल सिस्टम के अंदर, इसकी कीमत कितनी है अभी? नो नहीं, क्योंकि वो इररेलेवेंट है, इस पर्सपेक्टिव में वो क्या है, इररेलेवेंट डिटेल है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम एक ही जगह पे कार की सारी प्रॉपर्टीज नहीं डाल रहे हैं ताकि आपका सिस्टम आसान रहे, आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स ना हो। तो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करते हैं, उसको रिमूव तो नहीं करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। रिमूव करना एक थोड़ा सा क्रूड वर्ड है, हम उसको मैनेज करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देखो तो एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कार्स का, हम कार की बात कर लेते हैं, कार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है,
तो उसके बहुत सारे हिस्से होंगे। एक उसका सपोज करते हैं इंटीरियर बना रहा है कार का, एक एक्सटीरियर बना रहा है, पता है ना, गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर की चीजें बना रहा है वो एक्सटीरियर। मतलब एक उसकी बॉडी जिसे आप कहते हो कार की, वो क्रिएट कर रहे हैं, और एक उसकी सीट्स और हैंडल्स, ठीक है, वो क्रिएट कर रहे हैं। सर इंजन। बिल्कुल उस तरफ हम आते हैं। तो एक उसका ट्रांसमिशन के ऊपर डील कर रहा है, एक लोग उसके ट्रांसमिशन पे डील कर रहे हैं कि इंजन किस किस्म का होगा, ठीक है। जैसे हम ट्रांसमिशन, इंजन की ट्रांसमिशन के ऊपर फिर एक इंजन पे बात कर रहे हैं कि इंजन कौन सा इसमें शामिल होगा, ठीक है। कुछ लोग उसके रिम के ऊपर काम कर रहे हैं कि इसके अंदर रिम कौन से होंगे, और कुछ लोग उसके टायर पे काम कर रहे हैं कि इसके अंदर टायर कौन से यूज करने हैं। तो जो सीट पे काम कर रहे हैं उन लोगों को इस बात से गर्ज है कि आपका जो बॉडी है वो किस किस्म की है, किस मटेरियल से बनी हुई है और कितनी पायदार है। नो सर। डेफिनेटली उन्हें जो अगर सीट का फैब्रिक कौन सा है, इसमें प्लास्टिक कौन सा लगाना है, ये कितनी टिल्ट हो सकती है, ठीक है, ये चीज उनके ऊपर होगा। और जो बॉडी काम कर रहे हैं, जो उसका, जी सर लेकिन साइज ऑफ सीट जो होगा वो तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी ही होगा ना। एग्जैक्टली डायमेंशन उनके पास होंगी, लेकिन डायमेंशन तो आपके पास कोई भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि आप 2 सीट डिजाइन करते हैं, 4 बैक सीट में आप 3 लोगों की स्पेस डिजाइन कर, तो मैंने आपको डायमेंशन दे दी। अब डायमेंशन के अंदर रहते हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं, फैब्रिक जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, प्लास्टिक, लेकिन डायमेंशन मैंने आपको दे दिया उसकी, वो ठीक है, बात आपकी दुरुस्त है। डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी होगी, लेकिन इंटरेक्शन तो कर को करनी है ना दोनों ने। अभी हम इंडिविजुअल की बात करते हैं कि इंटरेक्शन की बात बाद में करेंगे कि इंटरेक्शन कैसे होगा इसके दरमियान, ठीक है। फिर जो बॉडी डिजाइन कर रहे हैं उन्हें ये होगा कि एरोडायनामिक बॉडी, आपको पता है कि एक एरोडायनामिक है, कितनी एरोडायनामिक है, ठीक है, कितनी किस किस्म की मजबूती है उसके अंदर, कैसी शेप है उसकी। तो सीट का लिंक है उसके साथ कोई लिंक नहीं है। नो सर। नो सर। फिर इंजन की बात करते हैं कि कितने हॉर्स पावर का है। तो अगर वो 800 सीसी है, 1300 सीसी है, 2000 सीसी है, तो इस बात का लिंक है कि उसकी बॉडी की शेप किस किस्म की है, या उसमें सीट फैब्रिक लेदर का है या दूसरा फैब्रिक का है। सीट्स का जो आपके पास क्वेश्चन है वो लेदर है या फैब्रिक है, लिंक है कोई? नहीं सर। नो सर। इस तरह ट्रांसमिशन अगर उसके पास है वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, तो इस बात का लिंक है कि उसके अंदर बॉडी कौन सी है। और अगर रिम आपके पास है तो रिम अलॉय रिम है या आयरन के रिम है, तो इस बात का लिंक है कि टायर आप कौन से यूज करोगे। तो नो ये सब सर। चीजें, ये एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू क्या हो रहा है कि हम यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने एक काम को, और उस यूनिट के अंदर सिर्फ वो रेलेवेंट चीजें अपने देख रहा है, इररेलेवेंट चीजें नहीं देख रहा। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि बॉडी में जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो वो आयरन किस किस्म का, या एल्युमिनियम है या स्टील है, क्या है, उसे बात से गर्ज नहीं है। बॉडी की शेप क्या है, उसे सिर्फ अपनी चीजों से गर्ज है। तो इससे क्या हो गया, सीट वाले सेक्शन का काम ईज हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, उसका काम ईज हो गया और उसे अपनी प्रोडक्टिविटी करने में आसानी हो गई। टायर वाले बंदे का एक अलग से सेक्शन है, वो देख रहा है कि टायर कितना मजबूत होगा, कितने माइलेज करेगा, लेकिन उसका इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इंजन कौन सा है, ठीक है। टायर के डायमेंशन उसे पता होंगे, डायमेंशन सबको पता है, लेकिन इसका कोई गर्ज नहीं है कि इंजन कौन सा है, ट्रांसमिशन मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। टायर वाले को कोई गर्ज नहीं है इस चीज से। जबकि हर कोई अपने अपने शोबे में डिटेल से सीट के ऊपर प्लानिंग कर रहा है, डिटेल से बॉडी के ऊपर प्लानिंग कर रहा है, डिटेल से इंजन पे प्लानिंग हो रही है, सिर्फ ट्रांसमिशन पे प्लानिंग हो रही है, टायर पे प्लानिंग हो रही है, रिम पे प्लानिंग हो रही है। हर कोई अपने शोबे में डिटेल से प्लानिंग कर रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन हो रही है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, दुनिया को समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको ईज में लेके आ रहे हैं। इसको आप करते हो लॉजिक के थ्रू अंडरस्टैंड, लॉजिक के थ्रू अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन करते हो। और ये एक समझ ले क्रिएटिव आर्ट है एक, ये क्रिएटिविटी इंसान में जो आती है ना, वो उसकी एब्स्ट्रैक्शन की पावर के थ्रू आती है। वो कितनी अच्छी एब्स्ट्रैक्शन कर सकता है। फर्ज किया हम में से जो लोग बाइक राइड करते हैं तो उनको पता है कि बाइक में
दो सिस्टम काम करते हैं बड़े डिफरेंट किस्म के। कौन कौन से दो सिस्टम काम करते हैं बाइक के अंदर? दो सिस्टम बाइक में काम करते हैं। सर एक उसका इंजन और दूसरा गियर शिफ्टिंग। नहीं, ये दोनों लिंक हैं आपस में। दो, आप इसको मजीद लॉजिक इस्तेमाल करें और सोचें कि बाइक को आप कैसे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, दो दो डिफरेंट कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं उसको। एक उसका फंक्शन और एक उसका बॉडी। नो, अगेन आप जनरल बात कर रहा हूँ अभी आपके साथ। इंजन हो गया सर जो, और उसमें सारे गियर वेयर आते हैं, और एक उसका फिजिकल शेप हो गया। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। एक सेकंड मुझे जी स्टूडेंट्स, तो उसका जो, अगर आप लॉजिक देखो तो एक उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है बाइक का और एक उसका मैकेनिकल सिस्टम है, ऐसा ही है। यस सर। जब भी आप अपनी इलेक्ट्रिकल काम के लिए आते हैं कि मेरे बाइक की जो लाइट्स नहीं चल रही हैं, वायरिंग का इशू है, तो क्या ये बंदा सॉल्व करता है उसको, मैकेनिक? नो सर, हर एक का वो नो plan। सर, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाएं, यही कहते हैं ना आपको। यस सर। जी सर। और बाकी जो इंजन रिलेटेड काम है वो सारे ये सॉल्व कर लेता है। अच्छा, फिर आप उसको फर्दर जब डिवाइड करते हैं मैकेनिकल हिस्सों को भी, तो आपको पता है कि कुछ हिस्से आपका जो रिम है, अगर उसमें कोई मसला बन जाए तो वो भी उसका काम नहीं होता। अगर वो टेढ़ा हो जाए तो वो कहता है कि इसको किसके पास ले जाए, या उसमें कोई जर्क आ जाए तो क्या कहता है किसके पास ले जाए इसको, किसी और मैकेनिक के पास ले जाए, अपराधी के पास ले जाए। तो आप इस तरह चीजों को डिवाइड करते हो कि इंजन में जो मैकेनिक का हिस्सा बनता है वो सिर्फ उसका इंजन की मेंटेनेंस नॉर्मली बनता है। इंजन क्या है उसको उसने देखना होता है। फिर इंजन में भी आपके पास पता है कि इसमें भी दो इलेक्ट्रिकल एक्सास का प्लग का हिस्सा अटैच हो रहा होता है, प्लग वाला एरिया, कि इंजन को पावर ठीक जा रही है या नहीं ठीक जा रही। और फ्यूल वाला हिस्सा यहाँ पे अटैच हो रहा होता है कि फ्यूल कितना इसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम जो एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम अपनी एक एक बाइक को फर्दर जब इसको डीकम्पोज करते हैं कि इंजन के कौन से पार्ट्स हैं, उसमें टाइमिंग चेन है, ठीक है, उसका वो वाला हिस्सा है जो बाकी जो बाइक के टायर्स को या रिम को चलाता है। तो ये सब चीजें, ये एब्स्ट्रैक्शन का फायदा क्या होता है, इसके थ्रू आप एक तो प्रॉब्लम के रूट काज तक पहुंच जाते हैं, डिवाइड करते 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 आप उसके रूट काज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ रूट काज तक पहुंच गए हैं तो आप सिर्फ यही फोकस करोगे, आपको बाकी हिस्से की फिक्र है कि वहां पे क्या है। आपको बाकी हिस्से की फिक्र होती है कि वहां पे क्या हो रहा है, नहीं फर्क। नो सर। नो सर। तो हम सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स को देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन में, और इररेलेवेंट डिटेल को रूल आउट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन ये होता है। अब दोबारा इसको देखते हैं कि ऊप में फिर क्या लिंक है। वो मैंने आपको पहले भी इसका एक स्लाइड दिखा दी है कि ऑब्जेक्ट जब आप कंसीव करते हैं उस टाइम आप कर रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जब आप ऑब्जेक्ट को कंसीव करते हैं, कार के ऑब्जेक्ट को आप कंसीव कर रहे हैं,
विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सपेक्टिव। ये एक पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव नंबर 1। ये एक और पर्सपेक्टिव है, ये एक और पर्सपेक्टिव है, ये एक और पर्सपेक्टिव है। जिस पर्सपेक्टिव में रहते हुए आप ऑब्जेक्ट को कंसीव कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव में आप उसकी डिटेल को देखते हैं और बाकी सारी इररिलेवेंट डिटेल को आप रूल आउट कर देते हैं कि यहाँ पे कार की प्राइस क्या है, मुझे नहीं चाहिए कि कार की प्राइस यहाँ पे क्या है। यहाँ पे उसका रेंट पर माइल है, ये भी मुझे नहीं चाहिए कि उसका रेंट पर माइल कौन सा है। और यहाँ पे उसका ओनर क्या है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। अगर वो कार अभी नई परचेज की है और वो कार किसी के पास बेच दी गई है विद इन 6 मंथ्स, तो मेंटेनेंस का तो रहेगा ना, कंपनी उसको 3 साल तक मेंटेन करती है, ये तो पता ना आपको। तो जितना मर्जी ओनर हो जाए, वो सिर्फ कार का इंजन, मॉडल, उसका हॉर्स पावर, उसका मेक वो रखेंगे और फर्स्ट मेंटेनेंस डेट और लास्ट मेंटेनेंस डेट रखेंगे, ताकि आपका जो कार की 3 साल की मेंटेनेंस है वो आपको दे सके। यहाँ पे ऑनर की जरूरत नहीं है। ऑनर की जरूरत कहाँ पे है? जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है कि अभी कार किसके नाम करनी है। समझ आ रही है? हर पर्सपेक्टिव में एक ही ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट तरीके से कंसीव करते हो और उसकी इररिलेवेंट डिटेल को आप रोल आउट करते हो, जिसके थ्रू क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज होती है। वरना आप चाहो तो आप सारी डिटेल यहाँ पे डाल दो और आपका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको बात? यस सर, यस यस फिर हम कुछ और, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? इट्स समथिंग वी डू एवरी डे। We see things, those things that are relevant to us, meaningful to us, and do not see things which are not meaningful to us. ठीक है? Allow us to present a complex reality into simplified model. एक complex system आपके पास है, लेकिन हम उसे एक simplified model में उसको present करने की कोशिश करते हैं, उसको break करते हैं into pieces, और जब हमारे पास relevant जो चीज़ आती है उसको देखते हैं, बाकी irrelevant चीज़ों को नहीं देखते हैं। जो हमें इंटरेस्ट होती हैं, जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगेन एग्जांपल देख लें कि अली के 2 पर्सपेक्टिव है। एक ही ऑब्जेक्ट अली है, वो पीएचडी का स्टूडेंट भी है और बीएस को टीच भी करता है। ये भी एग्जांपल आप देख लें कि अगर उसको हम स्टूडेंट के वे में देखें, इस पर्सपेक्टिव में देखें, तो उसका नेम है, उसका रोल नंबर है, उसका ईयर ऑफ स्टडी और जीपीए। अगर हम उसे टीचर के वे में देखें तो उसका टीचर आईडी है, उसका डेजिग्नेशन है, उसका सैलरी है, उसका एज है। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट तरीके से कंसीव कर सकते हैं, और कंसीव करते हुए आप जो एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उस एब्स्ट्रैक्शन में आप ये बात गौर तलब है कि सिर्फ वो रेलिवेंट डिटेल लेके आए जो उस जगह पे चाहिए होंगी, और यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन या सैलरी नहीं चाहिए, या यहाँ पे उसका जीपीए नहीं चाहिए। ठीक है, और बिहेवियर की बात करें तो वो भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे स्टडी है, एग्जाम है, यहाँ पे लेक्चर डिलीवर है और टेक एग्जाम है। हर जगह पे उसका बिहेवियर और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होगी। कैट की प्रॉपर्टीज और कैट का बिहेवियर के बारे में बात कर दी गई है, और ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि ड्राइवर का व्यू क्या होता है कार के लिए, एब्स्ट्रैक्ट व्यू, और इंजीनियर कैसे देखता है उसी कार को, उसके लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसका फायदा क्या है एब्स्ट्रैक्शन का? सिंप्लीफाइज द मॉडल करती है, मॉडल आपका सिंप्लीफाई हो जाता है इसके थ्रू। आपका फ्रीडम होता है कि आप अपने एंड पे जैसे मर्जी डिसीजन ले लें, अपने एंड पे आप जैसे मर्जी डिसीजन ले लें। आप अपने काम को रोक दें, उसको चला दें, उसमें जो आपका सीट का क्वेश्चन है फैब्रिक कर दें, लेदर कर दें, या अपने एंड पे डिसीजन कर सकते हो आप बाकी सब चीज़ों से हट के। ये आपको फ्रीडम मिल जाती है, एक फ्रीडम मिलती है और एक आपको सिंप्लिसिटी मिलती है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी को बताए हैं, मैं इसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस की है, ताकि आपको अभी तक मैंने आपसे ऊप की बात की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की है, और मैंने आपसे
क्लासेस की, इसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात की है। जूम करते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात की है। इसमें मैंने आपसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात की है, की बात की है, इनकैप्सुलेशन की बात की है, और मैंने आपसे मैसेज पासिंग की बात की है, और इंटरफेस की बात की है, और बात की है। इन सब चीजों में किसी को इश्यू है तो बताए। ये वो प्रिंसिपल है। इंटरफेस के बारे में सब बता दे। देखिए, हाँ, हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग में जब ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी मालूमात और अपना बिहेवियर इनकैप्सुलेट रखता है। लाइक उसका नेम है तो वो इनकैप्सुलेट है, अगर वो ईट है, उसका नेम उसकी प्रॉपर्टी है और ईट उसका बिहेवियर है, तो वो भी इनकैप्सुलेट है। लेकिन अगर हम उसे कहते हैं कि आप खाना खाएं या आप खा लें कोई चीज़, तो आपको इंटरफेस के थ्रू उससे बात करनी पड़ती है। अब ये उसने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप उसे खाने का कह सकते हैं, तो ठीक है, मतलब उसके बिहेवियर आपको एक्सपोज है या नहीं एक्सपोज है। आप उसको मैसेज पास करते हैं कि ईट, ये ऑब्जेक्ट आप उसको ओ कह दें कि ओ डॉट ईट, तो अगर तो वो उसका बिहेवियर आपको एक्सपोज होगा तभी आप उसे मैसेज पास कर सकते हैं, अदरवाइज मैसेज पास नहीं कर सकते। वो सारी मालूमात आपसे छुपी हुई होती है, इंफॉर्मेशन आपसे हाइड होती है। इंफॉर्मेशन हाइड का मतलब वही है, हम जो रियल लाइफ में लोग हैं, हमारी मालूमात और हमारे बिहेवियर हमारे पास मौजूद है। किसी को नहीं पता कि हमारा इंटरफेस क्या है, हमसे बात करते हुए किस तरह बात करनी है, और ये दुनिया की सबसे मुश्किल पहेली है कि आपने किसी से क्या बात करनी है। ऐसे ही आप उससे क्या कह सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, ये उसका इंटरफेस है। वो तो आपको बात करके समझ में आती है कि ये जो जिससे हम बात कर रहे हैं उसका इंटरफेस में ये बात हमें थी या नहीं थी, ऐसा ही है ना। लेकिन ओवर द ईयर अगर आप बात करते हैं तो दो दोस्त हैं, उन्होंने आपस में पहले आइस ब्रेकिंग किया और फिर काफ़ी अर्से तक कम्युनिकेट कर लिया, तो वो जो उनका आपस में एक इंटरफेस बन चुका होता है, एक वेल डिफाइंड इंटरफेस होता है कि मैंने इनसे ये बात पूछनी है और मैंने इनसे ये बात पूछनी नहीं है। इस बात पे गुस्सा कर जाते हैं, इस बात को हमने अवॉइड करना है, तो हमारे दरमियान एक इंटरफेस बन चुका होता है कि भाई मैंने फलां बात पूछनी है और फलां बात नहीं पूछनी। फलां मैसेज मैंने पास करूंगा तो रिप्लाई मिलेगा, फलां मैसेज पास करूंगा तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने वो अपना डाटा एक्सपोज नहीं किया हुआ, वो मालूमात इनके पास प्राइवेट है। ऐसे ही यस सर। कुछ प्राइवेट मालूमात है, कुछ पब्लिक मालूमात है। ये वक्त के साथ साथ आपको समझ में आती है। लेकिन जब हम क्लासेस डिज़ाइन करेंगे तो उनका इंटरफेस, जब हम क्लास डिज़ाइन करेंगे तो उसका इंटरफेस हमें वेल डिफाइंड बताना पड़ेगा कि इसका ये वाला इंटरफेस है, आप इससे ये वाले फंक्शन ले सकते हो, इससे ये वाले काम ले सकते हो, ये इंटरफेस है। इसमें कोई सवाल अगर आपको तो पूछे हो। स्टूडेंट्स, आपने एक पर्सपेक्टिव देख लिया ऊब का और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं। अभी हम बात करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कि इसको आप इम्प्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। तो हमने क्या बात की थी कि इम्प्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं इसको, जावा में। लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो लैंग्वेज की चॉइस है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कौन कौन सी है? C++ में कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट, जावा में कर सकते हैं, पाइथन, पाइथन कर सकते सी हैं, और शार्प। C#। हम चूज करेंगे जावा को, ठीक है। स्मॉल टॉक वो तो पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है। हम जावा को यूज करेंगे, जावा में हम ये सारे कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो जावा लैंग्वेज को पहले हम देखते थे कि व्हाट इज जावा। मैंने आपको बताया था ये 1995 में लैंग्वेज पहली दफ़ा मंजर आम पे आई। इसका पर्पस तो कुछ कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना था, लेकिन इसकी मेन पॉपुलैरिटी बनी कि इसमें आप बड़े अच्छे तरीके से ऊब को इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
इसकी पॉपुलैरिटी की वजह ये बनी। इसमें आप ऊप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके पास बिल्ट-इन लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, ठीक है, बहुत बड़ी कलेक्शन है इसके अंदर क्लासेस की, जिसके थ्रू आप अपना काम आसान कर सकते हो। अब आप देखें तो जो भी लैंग्वेज हम बात करते हैं, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है और आपने एक ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी हुई है, कौन सी? C++, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। जब इसको आप, अब हम सिर्फ लैंग्वेज पे बात करेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज पे बात करेंगे और हम ऊप पे बात थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देंगे और लैंग्वेज पे बात करेंगे, उसको सिस्टम पे कैसे चलाने हैं उसके ऊपर बात करेंगे। समझ आ रही है? हम अभी हम ऊप को थोड़ी देर छोड़ के हम किस पे बात करेंगे? लैंग्वेज पे बात करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज जो आप पढ़ चुके हो, मैं यहाँ से इसको खत्म कर दिया, आगे लैंग्वेज जो आप पढ़ चुके हो, आप C++ पढ़ चुके हो और उसको आपको पता है कि उसका आप लिखते थे सोर्स कोड, ऐसा ही? यस सर। यस सर। इसकी एक्सटेंशन बनती थी .cpp, ऐसा ही है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर, उसको आप कह लीजिए इंटेल का प्रोसेसर है जो हमारे पास काफ़ी अभी कॉमन भी है, और सॉफ्टवेयर हमारे पास विंडोज़ है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ये है प्लेटफॉर्म। क्या है ये? प्लेटफॉर्म। जब आपने इसको इस पे चलाना है तो आपको दरमियान में अपने हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, और ये प्लेटफॉर्म समझता है, आपको पता है बाइनरी या 0101 समझता है, स्पेशली हार्डवेयर। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू बाइनरी लैंग्वेज या एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है एक सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर। वो कंपाइलर इस सोर्स कोड को लेके इसको कन्वर्ट करता है किस में? ऑब्जेक्ट कोड के, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कोड बन गया, ये सोर्स कोड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मशीन के करीब आ गया, क्योंकि हमने एक स्टेप करीब आ गए, हम यहाँ से चले हैं, हमने यहाँ पहुँचना है, तो ये उसके करीब आ गया थोड़ा सा, इसको इंसान नहीं समझ सकते। फर्दर हम ऑब्जेक्ट कोड लेते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कोड जिसके लिए जहाँ पे कंपाइल हुआ है, ये कंपाइलर और ये प्लेटफॉर्म आपस में क्या है? लिंक है, क्योंकि कंपाइलर आपने किस पे इंस्टॉल किया हुआ है? प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल किया हुआ है, ऐसे ही है ना? जब कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपस में लिंक हो गए। तो इस कंपाइलर ने एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर दिया, वो ऑब्जेक्ट कोड को लेके आप चले गए लिंकर के पास, और उस लिंकर ने उसको क्या बना दिया? एग्जीक्यूटेबल। एक्जी बना दी। एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और ये जो एक्जी क्रिएट की, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट और एक्जी किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है? इंटेल पे और विंडोज पे। तो ये इसी प्लेटफॉर्म पे चलेंगी, ये इसी प्लेटफॉर्म पे या इस जैसे ही प्लेटफॉर्म पे चलेंगी, इसी पे या इस जैसे भी, मसलन इसी तरह का और सिस्टम होगा उस पे चलेंगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड है या ये जो एक्सी कोड है, ये जो बनेगा, ये होगा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि इसी पे चलेगा या इस जैसे ही किसी और सिस्टम पे चलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये ऑब्जेक्ट कोड पकड़े और या ये एक्सी पकड़े और इसको आप लिनक्स पे चला दें, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है C++ के केस में। ठीक है जी। जावा ने एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस सिस्टम को, और जब थोड़ा सा आप उसको ईज देते हैं तो आपको सिस्टम कॉम्प्लेक्स करना पड़ता है थोड़ा सा। ये बड़ा आसान सा सिस्टम आपके सामने नजर आ रहा है, अगरचे इतना आसान नहीं है, लेकिन जावा ने इसको मजीद आसान मुश्किल कर दिया। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस मैंने देखा है, ये जो मैंने बॉक्स लगा रहा हूँ, इसको जावा ने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया हुआ है, और मुश्किल के थ्रू आपको एक सहूलत भी मिलती है। मुश्किल क्या कर दिया? आप लिखते हो जावा सोर्स कोड, जावा सोर्स कोड लिखते हो, इसको मैं SC कह देता हूँ, सोर्स कोड। एक्सटेंशन होती है .java,
अब ये जाता है सोर्स कोड जावा कंपाइलर के पास। यहाँ पे भी कंपाइलर आपके पास आ गया, इसको हम JC कहते हैं, जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर जब इस कोड को लेता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता, वो क्या बनाता है यहाँ पे, उसे कहते हैं जावा क्लास बाइट कोड। कोड। नहीं, उसे कहते हैं जावा बाइट कोड, जावा बाइट कोड। जावा बाइट कोड कहाँ से बन गया, जावा कंपाइलर से बन गया। इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास। डॉट क्लास यहाँ पे क्या बनना था, डॉट CPP, डॉट OBJ और डॉट XZ। यहाँ क्या बन गया, डॉट जावा और डॉट क्लास। ऐसा ही है। यस सर। अब जितने भी फाइल्स आप अपने प्रोसेसर पे चलाते हो उन सब की एक्सटेंशन डॉट XZ होती है। जितने भी फाइल्स आपके प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, मैं प्लेटफॉर्म डिजाइन दोबारा से कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हार्डवेयर है और क्या है उसमें, सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, लाइक इंटेल और विंडो हो सकता है, इंटेल और लिनक्स हो सकता है, इंटेल और मैक हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है ना, इंटेल विंडो, इंटेल लिनक्स हो सकता है, इंटेल मैक हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जितने भी फाइल यहाँ चलेंगी उनकी एक्सटेंशन होती है डॉट XZ, वो XZ फाइल होती है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन हमें मिली है डॉट क्लास फाइल। ये डॉट क्लास फाइल यहाँ तक जावा चलाता है। उसके बाद जावा दरमियान में एक और सॉफ्टवेयर डालता है जिसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, JVM। ये लेती है जावा बाइट कोड को और ये जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होती है। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग से मशीन होगी, JVM इसके लिए अलग होगी, JVM इसके लिए अलग होगी, JVM इसके लिए अलग होगी। लेकिन जब आप इंस्टॉल कर लेते हो JVM तो आप समझ लेना कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे एक और वर्चुअल मशीन ही इंस्टॉल कर ली, और मशीन वो चीज़ है जो आपका सॉफ्टवेयर चलाएगी। आपने अपने सॉफ्टवेयर पे क्या इंस्टॉल कर ली, एक और वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली, तो इसे मिलेगा जावा बाइट कोड। ये जावा बाइट कोड ये मशीन चलाएगी, ये एग्जीक्यूट करेगी उसको। JVM बाइट कोड को क्या चलाएगी, ये चलाएगा या ये चलाएगा, अंडरलाइन तो हार्डवेयर चलाएगा लेकिन उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन है वो चलाएगी, इसको JVM चलाएगी, ठीक है। अब सर वो ये सॉफ्टवेयर नहीं, JVM जो है बिल्कुल सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल मशीन की तरह बिहेव करता है। तो बाइट कोड जब भी आप JVM को फीड करोगे, आपने बाइट कोड बना लिया, आपने JVM को फीड कर दिया। अब वो JVM के नीचे प्लेटफॉर्म जो मर्जी है, जो मर्जी प्लेटफॉर्म है, इस बात से बेगर्ज होके JVM उस बाइट कोड को चला देगी। तो अब क्या हो गया, आपके पास जो सॉफ्टवेयर बना है उसकी एक्सटेंशन क्या बनेगी, डॉट क्लास। ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा डॉट क्लास, ये क्या हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होगा या हार्डवेयर डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट। ये सिर्फ रिलाय करेगा JVM के ऊपर कि JVM है तो चल जाएगा, नीचे हार्डवेयर जो मर्जी है, इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा, आप JVM में फीड करोगे और JVM उसको चला देगा इस हार्डवेयर को यूज करते हुए। वो उसकी मर्जी है वो कैसे चलाएगा, वो भी एब्स्ट्रक्शन की हुई है, वो आपके मतलब की चीज नहीं है। आप सिर्फ उसे अपना कोड दें, बाइट कोड दें और वो उसको चला देगा। इसलिए जावा के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। इन्हें कहते हैं पोर्टेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात आपको, दोनों में फर्क क्या है। यस सर। तो जब भी आप सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको उसका अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि आपको सहूलत मिल रही है उसके थ्रू। अब देखें तो ये आपने जेडीके तो इंस्टॉल कर लिया सब लोगों ने, मैंने कहा था इंस्टॉल कर लें। यस जब सर। जेडीके आपने डाउनलोड किया तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल रही थी कि आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर लें या मैक के लिए डाउनलोड कर लें या लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लें, ये ऑप्शन वहां मिली हुई थी आपको। यस 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 सर। सर। जिसका मतलब है कि वहां पे आपको बिल्ट इन साथ जावा वर्चुअल मशीन भी मिल रही थी जो कि आपके हार्डवेयर के मुताबिक मिलेगी। लेकिन जब आप जावा सोर्स कोड इंस्टॉल करोगे, जावा लैंग्वेज जिसका आप कहते हो, जिसमें जावा रन टाइम है या जावा कंपाइलर है, इसको लेके आते हो, ठीक है। इसमें कुछ लाइब्रेरीज शामिल करते हो जैसे स्ट्रिंग है या AWT है, ठीक है। कुछ और लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे जावा डॉट लैंग भी होगी, कुछ और लाइब्रेरीज हैं, उनको आप शामिल करते हो। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से लैंग्वेज से गुजरता JVM तक पहुँचता है। ये बड़ा सेट JDK का सेट है, जावा डेवलपमेंट किट का। इसका सबसेट जावा JRE है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और उसका एक हिस्सा है जावा वर्चुअल मशीन। तो अगर आप इसको वेन डायग्राम में बात करो तो सबसे नीचे JVM है, JVM का सबसेट JRE है, JVM JRE का सबसेट है, और JRE जो है वो JDK का सबसेट है। तो आपने भी JDK इंस्टॉल किया है, JDK में खुद ब खुद JRE और JVM आपको मिल जाता है। यानी कि आपके पास जितना मैंने सिस्टम समझाया है वो सारा JDK में आपको मिल जाता है। JRE में लाइब्रेरीज होती हैं और JVM में रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, और JDK में ये दोनों चीजें शामिल होती हैं प्लस फ्यू अदर डिटेल्स एज वेल। अगर मैं आपको इसको मजीद वही इस जुबान में बताऊं तो ये आपके पास डायग्राम है, इसको देखें। इसमें जावा सोर्स कोड आ गया, जावा कंपाइलर आ गया, उसने बाइट कोड जनरेट कर दिया। वो बाइट कोड किसी भी JVM पे रन हो जाएगा, चाहे वो JVM विंडोज पे होगी, चाहे वो JVM लिनक्स पे होगी, चाहे वो JVM मैक पे होगी, वो JVM पे रन हो जाएगा। ये JVM की मर्जी है कि वो किस तरह उसको चलाएगी, उसको उसका बाइट कोड, और बाइट कोड की एक्सटेंशन डॉट क्लास होती है। ये सेम आपको डायग्राम, जावा सोर्स कोड है, जावा कंपाइलर है, जावा बाइट कोड है। बाइट कोड लोकली थ्रू नेटवर्क थ्रू मूव किया, लोकल नेटवर्क आप समझ लें। और ये उसमें लाइब्रेरीज कुछ शामिल होंगी जो रन टाइम का हिस्सा है, जावा रन टाइम का, ठीक है। और फिर ये जावा वर्चुअल मशीन में आ गई, और इसके अंदर जावा इंटरप्रेटर भी है और जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी है, दोनों काम ही कर रहा होता है। और एक फाइल आपके पास रन टाइम बना के प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा होता है। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक जावा का सिस्टम है। और ये सिस्टम देने का मतलब क्या है कि आपको जो कोड मिले वो क्या हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड मिले। सारा आपके सामने जो ये चीज़ फैलाई गई है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो कोड मिलेगा वो प्लेटफॉर्म क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इंडियन। आप जब आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर लिख दिया, डॉट क्लास फाइल बना दी, अब वो डॉट क्लास फाइल जहाँ पे भी जावा इंस्टॉल होगी, JVM इंस्टॉल होगी, वहाँ पे वो क्लास फाइल रन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटेल का सिस्टम, विंडोज का सिस्टम हो, वहीं पे वो फाइल रन हो। तो क्योंकि अंडरलाइंग हार्डवेयर आपके पास बहुत सिंपल है, जब भी आप इसके ऊपर कोई सहूलत देते हो, लोगों को ईज देते हो, लोगों को फैसिलिटी देते हो, तो ये वाला सिस्टम आपको कम्प्लेक्स करना पड़ता है। ये हर सॉफ्टवेयर में आपको ये चीज़ मिलेगी। ओके, यस। यस सर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वही है जो आप पढ़ोगे, लेकिन जब भी आप लोगों को ईज दोगे, लोगों को सहूलत दोगे, तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा कि आपको JVM इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वर्चुअल मशीन जो कि फिर इसको रन करेगी। उसमें दोनों ही फीचर है, इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर भी है। जो कोड इंटरप्रेट होता है इंटरप्रेट करते हैं, जो कोड कंपाइल होता है वो कंपाइल करते हैं। तो JDK आप इंस्टॉल कर चुके हो, ठीक है, और उसके अंदर JRE भी आपको मिल गया, उसके अंदर आपको JVM भी मिल चुका है। सही है जी। अब हमने जावा
जावा का इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लिया, ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूँ कि एक्जी और कंपाइलर है, ओबीजे बनती है, लिंकर होती है, एक्जी बनती है। जावा में आपके पास जब फाइल बनती है, मुख्तलिफ जावा फाइल बनती हैं, तो वो कंपाइल होकर डॉट क्लास फाइल बनती हैं, वो डॉट ओबीजे फाइल नहीं बनती है। और ये क्लास फाइल जो है ये क्या है, जावा बाइट कोड है। ये जावा बाइट कोड हम जेवीएम को फीड करते हैं और जेवीएम फीड उसके अंदर क्लास लोडर होता है और अगेन वो सारे जस्ट इन टाइम कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। इसकी डिटेल हम वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में भी देखते रहेंगे। अब हम करते हैं कि जावा में जो आपने अभी तक ऊप पढ़ी है उसको जावा में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने वही बताया कि जावा में जो सोर्स कोड है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट जावा। तो आप इस देख लें कि एवरीथिंग इज अ क्लास इन जावा। जावा में हर चीज़ एक क्लास है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो हम जावा का पहला प्रोग्राम लिखते हैं। जी बेटा, सर आपने जेआरई क्या बताया था, एक दफा दोबारा बता दें। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसके अंदर बेटा लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं। ये जो आपने हिस्सा देख रहे हो ये सारा जेआरई का हिस्सा है। इसमें हम वन बाय वन तो चीज़ें नहीं देख सकते, लेकिन मैं इसको हेडर बता देता हूँ कि जेआरई में आपके पास जो चीज़ें हैं वो डिप्लॉयमेंट की चीज़ें हैं, वो यूज़र इंटरफेस टूल किट है, वो इंटीग्रेशन लाइब्रेरीज है, अदर बेस लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। और आपके पास यूटिल लाइब्रेरीज हैं, बेस लाइब्रेरीज जिसमें मैथ की लाइब्रेरी आप देखो, ये आप देखो कलेक्शन देख लोगे, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी कैसे होगी ये देख लोगे, सीरियलाइजेशन का मतलब क्या है इसको भी हम देखेंगे थ्रेडिंग के अंदर। ये कुछ लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं जेआरई के अंदर और साथ ही साथ उसका एक हिस्से में जेवीएम पड़ा होता है। तो आप समझ लो कि ये लाइब्रेरीज रन टाइम लाइब्रेरीज एंड जेवीएम, रन टाइम लाइब्रेरीज होती है इसके अंदर प्लस जेवीएम होता है जेआरई के अंदर। रन टाइम लाइब्रेरी होती है और जेवीएम होता है। फिर जेडीके में क्या होगा, जेडीके में आप समझ लो एक जावा कंपाइलर पड़ा होता है, जावा कंपाइलर भी होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि एवरीथिंग इज अ क्लास इन जावा। मैं नोटपैड इस्तेमाल कर लें क्योंकि मैंने देखा कि इक्लिप्स में आपको थोड़ी सी अगर इंटरफेस हम जाएंगे वहाँ पे, लेकिन उसको हम वक्त के साथ देखेंगे। फिलहाल मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज अ क्लास इन जावा, इसका मतलब है कि जावा का जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, इवन हेलो वर्ल्ड स्टार्ट विद अ क्लास। अब ये क्लास जो है आप समझ लें, क्लास इज अ डेफिनेशन है खाली, ठीक है। आप क्या दो इसको स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट अभी समझ लो, बाद में ये भी देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन क्लास है डेफिनेशन। तो सबसे पहले जावा प्रोग्राम लिखने से पहले आप लिखते हो कि क्लास का कीवर्ड लिखते हो, मेन आप पहली क्लास, या लिख सकते हो उसको माई फर्स्ट क्लास, मेरी पहली क्लास, या माई फर्स्ट प्रोग्राम कह दो, हम उसे क्लास मेन कहते हैं। ये जो रूल मैं बता रहा हूँ लिखने के लिए, ये भी आपने लाजमी फॉलो करने हैं कि जावा जब आप लिखते हो तो क्लास का पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिखते हो, उसको आप कहते हो इनिट कैप, पहला लेटर कैपिटल में और बाकी सब स्मॉल में। जैसे मैंने लिखा था मेन, जैसे लिखूंगा माई फर्स्ट क्लास ऐसे लिखूंगा, ये नहीं कि एरर आएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, आपको फॉलो करना है, ठीक है, ठीक है। माई हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ये ऐसे लिखा जाएगा। सर हर वर्ड का पहला लेटर मतलब कैपिटल कैपिटल। क्लास के नाम में ये चीज आएगी, क्लास का नेम आपका जाएगा, क्लास नेम सर वो तो क्लास। अपनी मर्जी से है ना कि अगर इंटरनेशनल जावा के जो डेवलपर्स हैं वो इस तरह फॉलो करते हैं, बाकी एरर कोई नहीं आएगा इसके अंदर। फिर इसमें ये ब्रैकेट आप शुरू करते हो, तो ये आपको पता है ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये कोड को ब्लॉक के लिए बताते हैं कि आपका ये कोड ब्लॉक यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो क्लास आपकी शुरू यहाँ से हो रही है, क्लास एंड यहाँ पे हो रही है, ये आप कह सकते हो यहाँ पे ये एंड ऑफ क्लास है, एंड ऑफ क्लास मेन आप कह सकते हो। शुरू क्लास ऐसे और एंड क्लास ऐसे हो रही है, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात?
सर और आपको बताया था जी जी सर जो इसमें डाटा टाइप्स हैं जावा में वो भी केस डिपेंडेंट होंगे वो अभी मेन के। जब जिक्र आएगा उसको हम देखेंगे। फिलहाल जावा की फंक्शनैलिटी देखो जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको आप देखो, ठीक है। तो जावा में हमने अभी पढ़ा है ऊप। तो ऊप सिर्फ इतनी ही जावा में अभी हम देखते हैं कि क्लास होती है और ये एंड ऑफ क्लास है, ये एक स्केलेटन है इसकी। ये और एक और बात आप देखें कि क्लास डज नॉट acquire any memory in RAM, any memory। कोई भी क्लास खुद की कोई मेमोरी नहीं लेती है, मेमोरी हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्लास जो पहली जावा में एवरीथिंग इज अ क्लास, यानी कि स्टार्ट किया क्लास से करते पहला आपने क्लास लिखी, लेकिन क्लास अभी वो काम नहीं करेगी जो आप ऊप में काम करते आए हैं। ये आप समझते दिस इज क्लाइंट क्लास। आपको याद है जब मैंने कहा था क्लाइंट का काम करता है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था अली का, और हमने कहा था क्लाइंट जो होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर रिक्वेस्ट करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा। तो मैंने कहा था क्लाइंट में क्या चीज आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, मेन का फंक्शन भी आ सकता है, मेन का फंक्शन भी आ सकता है, यही मैंने कहा था ना। यस सर। यस सर। तो ये तो मेरे पास हो गया क्लाइंट, जिसको मैंने क्लाइंट की बात की। अब इस क्लाइंट के अंदर भी एक सलाहियत है, इसमें होगा मेन का फंक्शन। वो मेन का फंक्शन वो एंट्री पॉइंट है, मेन फंक्शन इज एन एंट्री पॉइंट फॉर दिस प्रोग्राम। कैसे लिखा जाएगा मेन का फंक्शन, ये सारे मैं जो डबल बार लगा रहा हूँ, डबल स्लैश लगा रहा हूँ, ये सारे कमेंट्स हैं, ये सारे के सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला लाइन लिखता हूँ मैं कोड की, क्लास मेन के बाद एक मेरे पास ये कोड है और मेरे पास ये कोड है। हम पहली लाइन लिखता हूँ वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। एक अरे होगी, अरे ऑफ स्ट्रिंग, कोई भी नाम, लेकिन कन्वेंशन में ARGS लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर ब्रैकेट बंद, और ये आपके पास जो है ये ब्रैकेट होगी मेन मेथड की। ये मेन की ब्रैकेट है और ये क्लास की ब्रैकेट है। ब्रैकेट से मुराद कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। क्लास मेन और उसके अंदर मेथड का नाम क्या है, मेन। देखें ये तो केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल में मेन है और ये स्मॉल में मेन है, दोनों डिफरेंट है। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कि M और M आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ये डिफरेंट कीवर्ड्स या नॉमेनक्लेचर में डिफरेंट चीजें, डिफरेंट वेरिएबल्स ही है, ठीक है। ये आपके पास मेन मेथड शुरू हो गया। अब जावा में कुछ चीजें आपको, अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक, कहीं आपको याद आ रहा है कि ऊप जब आपने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट में कुछ चीजें पब्लिक होंगी और कुछ चीजें प्राइवेट होंगी, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये मैंने पब्लिक जो लिखा हुआ है ये उसी बात से रिलेट कर रहा है कि ये जो मेथड मैंने लिखा है ये इसको जावा कहते हैं मेथड। ये जो मेथड मेन मैंने लिखा है, मेन मेथड लिखा हुआ है, ये पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, एनीवन कैन एक्सेस, एनीवन कैन एक्सेस। अब ये एनीवन जो होगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एनीवन हम बाउंड करेंगे कि एनीवन से मुराद ये है, एनीवन से मुराद ये है कि JVM इसको एक्सेस कर सकती है, क्योंकि जब भी JVM चलाएगी ना तो उसको पहला मेथड कॉल करेगी मेन का, तो ये JVM इसको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। ये पब्लिक मेथड है, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, ये प्राइवेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोड एक लिखोगे system.out.println और इसमें आप हेलो वर्ल्ड एक कोड लिख दोगे। ये सिंटैक्स है जावा का। सिंटैक्स ये है कि जब आपने C++ में आपको याद हो आपने C++ में लिखा था खाली सी आउट एक्सक्यूज मी सर। लिखा था जी बेटा। सर इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसका मतलब ये होगा फिर इसके अंदर इनकैप्सुलेशन नहीं हुई। इनकैप्सुलेशन तो इसमें है, ये मेथड देखें, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट किसके साथ अटैच है, क्लास के साथ।
ठीक है, क्लास में होगी इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्लास में होगी। अगर हमने क्लास में ये इंफॉर्मेशन, मेरे पास ये इसका बिहेवियर है क्लास का, ये मेथड है क्लास का, अगर मैंने दुनिया से इसको छुपाना है कि कोई इसको एक्सेस ना कर सके, तो फिर मैं इसको पब्लिक नहीं करूंगा। इंफॉर्मेशन हाइडिंग किसके साथ अटैच है? क्लास के साथ, मेथड के साथ अटैच नहीं है। इस क्लास में कुछ चीजें छुपाने के लिए होंगी और कुछ चीजें एक्सपोज करने के लिए होंगी। ठीक है, यस सर। तो एक सर मेथड एक आपने बार देखा, मेथड बता दें कि मेथड क्या होता है? मेथड मतलब समझ ले फंक्शन है। मेथड एक फंक्शन, जावा की जुबान में फंक्शन को मेथड कहते हैं, या ऊप की जुबान में फंक्शन को मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन स्क्वायर, आपके पास डबल कोट, इसमें हेलो वर्ल्ड, डबल कोट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज और फिर सेमी कॉलन एंड पे। ये सेमी कॉलन जावा की हर स्टेटमेंट के एंड पे आएगा सेमी कॉलन, जैसे सी प्लस में आपके पास आया था। इसको आप पढ़ते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके बाद पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है और ARGS ये बंद। ये आप समझ ले तो ये मेथड का हेडर है। इसको हम देखते हैं क्या है। ठीक है, ये कहलाता है क्लास हेडर, क्लास हेडर है ये आपके पास मेथड का हेडर है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ये मेथड की बॉडी है, और यहां से शुरू होने वाली ये क्लास की बॉडी है। ठीक है जी, सर हम क्लास के हेडर का नाम चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको आप नाम जो मर्जी रखते हैं। और सर जो हमारा मेन फंक्शन है उसके हेडर का नाम? उसका ये मेन फंक्शन तो यही रहेगा, इसको नहीं आप बदल सकते, ये थोड़ी सी पाबंदी है। इसके अलावा जो मर्जी चेंज करते हैं, लेकिन इसको नहीं बदल सकते आप। ये जो चीज है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, बदलेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा इसका। तो ये पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम मेन जावा को में। जी जी, सर ये पब्लिक है, इसको प्राइवेट भी मेन नहीं कर सकते मेन में? इसको प्राइवेट करेंगे फिर ये दुनिया पूरी से छुप जाएगा, फिर कोई इसको एक्सेस, जेवीएम ने चलाना तो है ना, इसको जेवीएम ने इसको चलाना है, जी इस सर। तक एक्सेस चाहिए उसे। तो अगर आप इसको प्राइवेट करेंगे तो जेवीएम इसको इस तक पहुंच पाएगी, इंफॉर्मेशन हाइड हो मेन के जाएगी। मेन फंक्शन मेन पब्लिक ही रहेगा, मेन फंक्शन। मेन पब्लिक रहेगा, जिसको आपने लोगों को एक्सपोज करना है वो पब्लिक करेंगे, जो नहीं एक्सपोज करना है वो प्राइवेट कर देंगे उसको। ठीक है, ओके। तो ये पहली क्लास हमने लिख दी है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। अभी सही वाला ऊप इंप्लीमेंट नहीं किया गया इसके अंदर, सिर्फ क्लास का कीवर्ड आपने देखा है, ये क्लास का कीवर्ड देखा है, कीवर्ड। अभी आपने इसमें सही वाली ऊप इंप्लीमेंट अभी नहीं की है, सिर्फ आप समझ लें कि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अभी हमने, सिर्फ एक मेन का फंक्शन लिखा है जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया। इसको सेव करेंगे हम, और आपको मैंने बताया था कि जो क्लास का नाम है वो क्या है यहाँ पे, मेन, क्लास मेन। क्लास का नाम क्या है? मेन। इस मेन क्लास के अंदर कौन सा मेथड है? मेन का मेथड है। इस मेन क्लास में कौन सा मेथड है? मेन। तो जिस क्लास में मेन का मेथड होगा उसी क्लास के नेम के ऊपर आपका प्रोग्राम का नाम आएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, जिस क्लास में मेन का मेथड होगा उसी क्लास के नेम के ऊपर आपका ये फाइल सेव होगी। तो किस क्लास में मेन का मेथड है अभी? मेन क्लास। तो हम जो इसको सेव करेंगे, हम करेंगे मेन डॉट जावा, क्योंकि इसके सोर्स कोड की सर एक्सटेंशन अगर क्या हम है। कोई और क्लास बनाए और उसमें मेन का फंक्शन ना लिखें तो फिर वो चलेगी नहीं, वो एंट्री पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि मेन जो है वो एंट्री पॉइंट है। सर, फिर फिर आप उसको उसे हम मेन, किसी और नाम से सेव कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको चलाएंगे कैसे, उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी तो आपने देखना है ना, वो हम देखते हैं अभी। तो सर मेन वो डॉट कंपाइल जावा, तो हो जाएगी ना? जी वो हो जाएगी, वो कंपाइल हो जाएगी, उसका बाइट कोड बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है? मेन डॉट जावा, इसी क्लास में जिसमें मेन का मेथड है। हमने जावा का मतलब क्या है, इसका सोर्स कोड की एक्सटेंशन डॉट जावा है।
तो इसे मैंने एक खास फोल्डर में सेव कर लिया जो मेरे पास एफ कोड स्टार्ट 2021 और कोड है। ये मैंने इसको सेव कर दिया मेन डॉट जावा के नाम से। ये मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। रिप्लेस करते हैं इसको। फाइल इज ऑलरेडी ओपन इन नोटपैड, तो ये खुली हुई है पहले से, तो ये बड़ा मसला है। ठीक है, इसको हम सेव एज कर लेते हैं क्योंकि ये मसला कर रही है। इसको मैं पहले क्लास का मेन क्लास कर देता हूँ, मेन क्लास, और इसको मैं सेव कर देता हूँ मेन क्लास डॉट जावा। देखिए तो आपके साथ साथ ही सिंटैक्स हाईलाइट हो गया। इसको कहते हैं सिंटैक्स हाईलाइट। ठीक है, जो कीवर्ड थे वो ब्लू में चले गए हैं, जो बाकी हमारे नेम हम चेंज कर सकते थे वो हमारे पास ये मौजूद है। ये ब्लैक वाले, ये सब चीज़ें हम बदल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बदल नहीं रहे हैं क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें फिक्स हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये बाकी सारे कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है। जी 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 मेरे पास क्लास का नेम क्या है? मेन क्लास डॉट जावा। ठीक है, इस क्लास का, और इसका नाम भी मेन क्लास डॉट जावा ही है। ये मेरे पास सोर्स कोड बना हुआ है। ये मेरे पास मेन क्लास डॉट जावा फाइल है, इसको आप देखिएगा कि सॉरी ये मेरे पास मेन क्लास डॉट जावा, ये फाइल मेरे पास पड़ी हुई है मेन क्लास डॉट जावा जो मैंने सेव की थी। ओके, यस सर। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद इसका बनाता है जावा बाइट कोड। क्या बनाऊंगा इसका? जावा बाइट कोड। ये सोर्स कोड है, इसको मैं जावा बाइट कोड बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएं। आपने एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट कर लिए होंगे। ठीक है जी, सीडी कर लें और पेस्ट कर लें, एफ में चले जाएं। नजर आ रहा है आपको कमांड प्रॉम्प्ट? यस सर। यहाँ मैं लिखूंगा जावा सी, जावा कंपाइल कर दो, जावा सी लिखूंगा, और जो मेरी फाइल नेम है क्या नाम है उसका? मेन क्लास मेन क्लास डॉट जावा, पूरा नाम लिख रहा है यहाँ पे, मेन क्लास डॉट जावा। जावा सी भी साथ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जावा सी मेन क्लास डॉट जावा, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। जावा सी मतलब जावा कंपाइल कर दो उसको। सर ये कमांड प्रॉम्प्ट भी केस सेंसिटिव है। ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। सर तो यहाँ पे हम मेन का जो एम और क्लास का सी वो स्मॉल लिख सकते हैं। मैंने वैसे ट्राई किया था, मेरे ख्याल में ये मसला यहाँ पे करता है, मेन क्लास डॉट जावा। यस सर, वो मसला करता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। सर नहीं, जब इसको रन प्रॉम्प्ट करेंगे, रन वाली वो कमांड पे कुछ ये फिर मसला आया मसला था शुरू में मसला आया था मुझे भी, लेकिन आप देखो तो आपके पास ये जब जावा सी मेन क्लास डॉट जावा लिखी है तो हमारे पास एक मेन क्लास डॉट जावा आ गई है और एक और फाइल यहाँ बन गई है। ये कौन सी फाइल है? डॉट क्लास। तो ये दो फाइल्स मेरे पास बन गई है। ठीक है, ये दो फाइल्स, एक मेन क्लास डॉट जावा है और एक मेन क्लास डॉट क्लास है। ये इस फाइल में क्या होगा? जावा बाइट कोड। इसमें जावा बाइट कोड होगा। तो इसको मैं जेवीएम को फीड करूंगा, जिस भी जेवीएम को, वो जेवीएम इसको चला देगा, चाहे वो जिस मर्जी सिस्टम पे मौजूद है। तो मतलब आप इस फाइल को उठाएं, आप लिनक्स पे ले जाएं, लिनक्स पे आपने जावा इंस्टॉल किया होगा, इस फाइल को आपने वहां जाके चलाना है, तो इस फाइल की आउटपुट मतलब हेलो वर्ल्ड आपके पास आ जाएगा।
ठीक है। चलाना कैसे है आपने, वहां पे लिनक्स पे जाएंगे, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे आप जावा, आप सिर्फ जावा लिख रहे हैं, जावा के बाद लिखेंगे मेन क्लास, उस फाइल का सिर्फ नाम, डॉट क्लास नहीं, सिर्फ इसका नाम मेन क्लास। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड आपके सामने प्रिंट हो रहा है। सर ये कमांड्स दोनों के लिए सेम होंगी, लिनक्स के लिए भी और क्या कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के लिए विंडोज पे? बिल्कुल ठीक है, वहां पे कमांड दोनों सेम होंगे। ठीक है सर। लेकिन आप इस क्लास फाइल को लेके आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर चला सकते हो, अगर उसके ऊपर क्या इंस्टॉल है, JVM इंस्टॉल है। सिर्फ आप वहां पे ये कमांड दोगे जावा और मेन क्लास, तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगी। अब ये यहाँ कहाँ से कहाँ कंपाइल की गई है, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि मेरे सिस्टम पे कंपाइल की गई है किसी और सिस्टम पे कंपाइल की गई है। ठीक है जी। यस सर। तो ये जावा का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम रियल वाली ऊप जिसकी हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जावा में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी बात कर लेंगे। अभी मैंने सिर्फ क्लाइंट प्रोग्राम लिखा है, दोबारा आपको बता दूं, अभी मैंने सिर्फ क्लाइंट प्रोग्राम लिखा है। इसने तो भी मैसेज पास करना है, किसको मैसेज पास करना है, ऑब्जेक्ट्स को। अभी मैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा आपके सामने, जिसको हम यहाँ से मैसेज पास करेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट, टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।